हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी 2022 एमएससी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। जैसा आप देख सकते हैं 2021 में जो एमएससी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे सीयूसीटी के माध्यम से, मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं विद सॉल्यूशन। आपको बढ़िया से बढ़िया इजी लेवल में आपको सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कोई एमएससी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आए थी 2021 के अंदर मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको हित के लिए, आपके फायदे के लिए वीडियो है। जैसा आप देख सकते हैं ये मैं पार्ट बी स्टार्ट कर रखा हूं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन कॉमन एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे थे, बट मैं उसको लास्ट में करूंगा जब केमिस्ट्री का डोमेन स्पेसिफिक कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मैं आपको लास्ट में आपको कॉमन एप्टीट्यूड करा दूंगा, और साथ में आपको यूजी कोर्सेज का भी जो कॉमन एप्टीट्यूड था और पीजी कोर्सेज जो कॉमन एप्टीट्यूड है, दोनों को मिक्स करके कराऊंगा, ताकि आपको कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो है स्ट्रांग बन सके। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर इसमें मुझे सॉल्यूशन देने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज माफ करना, क्योंकि मैं अपने तरफ से बहुत बेस्ट कोशिश करूंगा सॉल्यूशन देने के लिए। वीडियो का स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेंशन कर रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए जूल थॉम्सन एक्सपेंशन प्रोसेस। इसका हिंदी में बात करें तो इसमें से इस ऑप्शन के अंदर में जूल थॉम्सन एक्सपेंशन प्रोसेस कौन नहीं है। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, उसमें आपको चूज करना है कौन नहीं है। तो अब मैं आपको चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। अगर जिस स्टूडेंट को पता है तो प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो प्लीज मैं आपके लिए हूं, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मेंशन कर रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इट इज आइसोइंथैल्पिक। सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है म्यू जेट इज इक्वल टू 0 आइडियल गैस के लिए। एंड थर्ड में आपको दे रखा है डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू 1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट प्रेशर। एंड थर्ड में फोर्थ में आपको ऑप्शन दे रखा है म्यू जेट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टेम्परेचर्स। तो आपको इस देखना है कि इसमें कौन सा जूल थॉम्सन का एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट की बात करें इट इज आइसोएंथैल्पिक, तो ये सही है। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं जूल थॉम्सन का ये आपका इक्वेशन है, और हाँ इसका इक्वेशन जो होता है वो डेल टी अपॉन डेल पी एंथैल्पी कांस्टेंट इज इक्वल टू -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये प्रोसेस जो होता है इस प्रोसेस को हम म्यू जेटी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को हम डेल टी अपॉन डेल पी, और एंथैल्पी जो कांस्टेंट होता है इस प्रोसेस को हम म्यू जेटी से डिनोट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, और ये आइसोइंथैल्पिक होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है आइसोइंथैल्पिक। तो प्लीज पहला ऑप्शन आपका सही निकला। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट ट्रू। दूसरा की बात करें तो म्यू जेटी इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेस के लिए। तो मैं उसकी बात आपको समझा दूं कि आखिर 0 होती है या नहीं होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये आर्टिकल आपको है पूरी सना पठानिया बुक का, यह आर्टिकल है। आप जैसा आप देख सकते हैं पेज नंबर 547 में आपको मेंशन करके आपको मिल जाएगा। वहां आप देखिएगा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इन आइडियल गैसेज सिंस H इज इक्वल टू U प्लस PV। इस फॉर्मूला पे H इज इक्वल टू U प्लस PV फॉर्मूला पे आपको पुट करना है। फॉर्मूला आप जूल थॉम्सन को निकाल लीजिए, डेल टी अपॉन डेल पी एंथैल्पी कांस्टेंट को ही हम डिनोट करते हैं म्यू जेटी से, इज इक्वल टू -1/Cp इनटू डेल एच अपॉन डेल पी। तो डेल एच के जगह पर आप पुट कर सकते हैं U प्लस PV। जैसा आप देख सकते हैं आपको इस तरह से कैलकुलेशन निकालना होगा। यहाँ पर भी आपको हम बता दूं तो यहाँ पर आप H का वैल्यू पुट कीजिएगा तो U प्लस PV आप पुट कीजिएगा। तो H के जगह पर आप U प्लस PV पुट किए तो U प्लस PV आपका पुट हो गया। फिर यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो -1/Cp, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो डेल U अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट प्लस डेल PV अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं -1/Cp डेल U प्लस डेल पी। इसमें क्या किया है ना लास्ट पॉइंट पे कि डेल V से मल्टीपल एंड डेल V से डिवाइड कर दिया है, ताकि एक फॉर्मूला होता है सिंस आइडियल गैस के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल U अपॉन डेल V टेम्परेचर कांस्टेंट पे 0 होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं डेल PV अपॉन डेल P और टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जैसे पढ़े हैं कि PV को, हाँ आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो PV भी कांस्टेंट होता है। तो PV जो nRT होता है तो टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, R भी आपका गैस कांस्टेंट है, T 0 हो गया, R भी 0 हो गया, तो PV इज इक्वल टू 0, तो PV इज इक्वल टू 0, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर आप 0 पुट कीजिएगा। अब यहाँ पर भी आपको 0 होगा, जैसे आप यहाँ पर मेंशन कर, यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा तो ऑल ओवर आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको आइडियल गैस के लिए 0 होता है,
आप इसे देख सकते हैं, इसमें आपको मेंशन रखा, आप इसे रीड कर लीजिए। ऐसा आर्टिकल को यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर रखा है, सिंस ऑफ आइडियल गैसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर डेल पीवी अपॉन पी इक्वल टू 0, हेंस म्यू जेटी इक्वल टू 0, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। हाँ, इस प्रकार आपको आइडियल गैस पे 0 होती है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जूल थॉम्सन में आइडियल गैस पे म्यू जीटी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो डेल टी अपॉन डेल पी इक्वल टू प्लस 1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी और प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हमें गलत लग रहा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला नहीं होता जूल थॉम्सन का। जूल थॉम्सन का फॉर्मूला आपको यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जूल थॉम्सन का फॉर्मूला है, डेल टी अपॉन डेल पी इंथैल्पी कांस्टेंट इक्वल टू -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट। बट ऑप्शन में कुछ अलग चीज दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा इनकरेक्ट जो हो गया, नोट ट्रू आपका थर्ड होगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होने वाली है वो थर्ड आपका होगा, नोट ट्रू आपका थर्ड होगा। तो थर्ड आपका आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट का। अब सेकंड नंबर की बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटलो एंजाइम्स कैन इंटर कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनेट्स। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेटलो एंजाइम्स का यूज करते हैं, कौन सा कैटालाइसिस एंजाइम का यूज करते हैं, इसका क्वेश्चन का ये मतलब है। और इसमें देख सकते हैं ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे रखा है, सेकंड में जैंथाइन ऑक्सीडेज दे रखा है, थर्ड में कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए दे रखा है और फोर्थ में नाइट्रोजिनेज दे रखा है। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जिसमें साफ मेंशन कर रखा है सोल्यूशन में द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसी को हम बोलते हैं, और कार्बोनेट्स डिहाइड्रेटेसेस फॉर्म ए फैमिली ऑफ एंजाइम्स। हाँ, द कैटालाइसिस इंटरकन्वर्जन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिसोसिएट आयन ऑफ कार्बोनिक एसिड। मतलब आपको ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका सही मेंशन कर रखा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा मेटल एंजाइम्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। जैसा आप देख सकते हैं, ये आपको इक्वेशन भी मेंशन कर रखा है, एक इक्वेशन को आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो एंजाइम्स का यूज कर रखा है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एंजाइम्स, कैटालाइसिस एंजाइम्स की वजह से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपको कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होकर के बाइकार्बोनेट और H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होने वाला फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपको छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होते हैं। 2021 में क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछा गया है, बट हो सके आपको 2022 में क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछ दे, उसमें पूछते कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर मेटल कौन सी मेटल अंदर प्रेजेंट होती है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा आप देख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मैकेनिज्म है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जिंक मेटल प्रेजेंट होती है और जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 में प्रेजेंट होती है। और साथ में आपको बता दूं जिंक के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट होती है और 3 हिस्टिडीन से कोऑर्डिनेट हो रही है। आप देख सकते हैं 3 हिस्टिडीन से कोऑर्डिनेट है। आपको क्वेश्चन पूछ दे इस बार की कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर कितने हिस्टिडीन पाए जाते हैं, तो आपको 3 हिस्टिडीन पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको हिस्टिडीन के बारे में बता दूं तो हिस्टिडीन जो होती है बेसिक एमिनो एसिड होती है और इसके अंदर इमिडाजोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेकंड ऑप्शन की बात। हाँ, सेकंड ऑप्शन जो है जैंथाइन ऑक्सीडेज। जैंथाइन ऑक्सीडेज के बारे में क्या इसका क्या वर्क है, हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछे जैंथाइन ऑक्सीडेज के बारे में, तो मैं आपको फ्यूचर के लिए मैं बता देता हूं। तो दोस्तों जैंथाइन ऑक्सीडेज क्या है, कैटालाइसिस एंजाइम्स है जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में काम आती है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें मेंशन कर, और साथ में आपको इक्वेशन भी दिखाता हूं। ये इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, हाइपोजेंथाइड से रिएक्शन करते हैं और मेटल एंजाइम्स जो होता है वो आपको जैंथाइन ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम्स होती है और उसके बाद जैंथाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद हम डालते हैं मेटल एंजाइम जैंथाइन ऑक्सीडेज, उसके बाद आपको यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होती है। छोटी सी अब बात याद रख सकते हैं कि जैंथाइन ऑक्सीडेज के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होती है, हाइपोजेंथाइड और जैंथाइन का मिक्सचर होती है। इसके बाद आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थर्ड नंबर जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए जो है इसका क्या वर्किंग है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए जो होता है वो एक मेटल एंजाइम्स है जो जिंक मेटल से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल और 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और साथ साथ एक ग्लूटामेट प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए के अंदर कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो जिंक मेटल प्रेजेंट होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और आपको 2 हिस्टिडीन प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लूटामेट प्रेजेंट होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमीनो एसिड से। तो फाइनली आपका सेकंड जो आंसर हुआ आपका फर्स्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं ऑप्शन में रिगिड ट्रांस 1,2-डाइओल रिडली रिएक्ट विद पीरियोडिक एसिड, क्या ये चीज सही है? नहीं, जब भी पीरियोडिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सिस
रिएक्ट करता है, ट्रांस नहीं रिएक्ट करता है। सिस 1,2 डायोल आसानी से रिएक्ट करता है, ट्रांस नहीं करता। तो ये आपका पहला गलती हो गया। सेकंड की बात करें तो पर आयोडिक एसिड क्लीवेज विस्नल डायोल इनटू 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन या 1 अल्डिहाइड या 1 कीटोन। जिसमें पूछ रहा है कि विस्नल डायोल के साथ हम पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो क्लीवेज होती है क्या 1 अल्डिहाइड 1 कीटोन देता है या 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन देता है। तो ये चीज सही है, क्योंकि जब भी हम विस्नल डायोल के साथ रिएक्ट करते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ तो 1 अल्डिहाइड 1 कीटोन जरूर देता है। इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लीवेज 1,2 डायोल ग्लाइकोल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। तो देख सकते हैं 1,2 डायोल विस्नल डायोल से NiOH से रिएक्ट किया है तो 1 अल्डिहाइड और 1 कीटोन आपको देखने को मिला है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल रही है। तो 3 का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं कि आप तीसरा ऑप्शन सही है या गलत है, नॉलेज के लिए मैं चेक कर लेता हूं। तो तीसरा ऑप्शन का आंसर क्या मेंशन कर रखा है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज ए की रिएजेंट इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कीन्स इनटू जेमिनल डायोल्स। तो पहले आपको बता दूं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का वर्किंग क्या होता है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का वर्किंग आप देख लीजिए। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो वर्किंग है, अल्कीन्स को डाइहाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है और जब भी अल्कीन्स को डाइहाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, मतलब अल्कीन्स के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो आपको विस्नल डायोल में देता है, जेमिनल में नहीं देता है। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन में देख रखा है जेमिनल, बट यहाँ पर गलती हो गई, जेमिनल नहीं विस्नल में देता है। तो विस्नल में देता है तो आपका ऑप्शन ये थर्ड भी इनकरेक्ट है। और साथ में आपको बता दूं ये आपको सिन प्रोडक्ट देता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। देख सकते हैं आपका इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि अल्कीन्स में आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपको ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, रिएक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं विस्नल डायोल प्रोड्यूस हुई है। हाँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि जेमिनल और विस्नल क्या होता है। तो जेमिनल और विस्नल को डिफरेंस के बारे में बता देता हूं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं। विस्नल उसे बोलते हैं जो अलग अलग कार्बन पे, जो एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे आप देख सकते हैं इस विस्नल को देख सकते हैं, जो एडजेसेंट कार्बन पे OH अटैच होते हैं, मतलब एक अलग अलग कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम विस्नल डायोल बोलते हैं। और जेमिनल डायोल जो होता है जो एक ही कार्बन पे OH अटैच होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं एक ही कार्बन पे OH अटैच है, उसको हम जेमिनल डायोल बोलते हैं। आप देख सकते हैं जेमिनल डायोल और विस्नल डायोल में डिफरेंस। उसके बाद मैं आपको देख लेता हूं फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट विद इथिलीन ऑक्साइड टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल। पहले आपको बता दूं कि इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो इपोक्साइड को ही बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम इथिलीन ऑक्साइड के साथ या इपोक्साइड के साथ क्या प्राइमरी अल्कोहल देती है, सेकेंडरी अल्कोहल देती है। जैसा आप देख सकते हैं इथिलीन ऑक्साइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको RMGX है, RMGX जैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, RMGX के अंदर क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, R ग्रुप होते हैं, वो नेगेटिव जनरेट करते हैं और मैग्नीशियम जो होते हैं वो पॉजिटिव जनरेट करते हैं। ये R ग्रुप है वो अटैक करता है कहाँ, मिथाइल ग्रुप के पास। जैसे मिथाइल ग्रुप से अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है रिंग की वजह से और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है। और जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है तो यहाँ पर R यहाँ पर आके यहाँ पर R आपको यहाँ पर अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम प्लस आपको बैलेंस कर देता है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है, तो उस हिसाब से H प्लस उसके जगह बैलेंस करके आपको प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करती, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो गया। तो फाइनली आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड का, वो आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ए, सम गैसेस आर गिवन। कुछ गैसेस दे रखा है और उसकी वैल्यू भी दे रखा है, ए के वैल्यू। वंडर वॉल गैस कांस्टेंट पढ़े होंगे तो उसके अंदर 2 कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक बी कांस्टेंट होता है। बी जो होता है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर होता है और ए जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ दिस गैस, इसके अंदर आपको बताना है कि लिक्विफिकेशन का क्या ऑर्डर होती है। तो मैं सोल्यूशन की ओर चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो गैस है उसका ए का वैल्यू अब दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। ऑक्सीजन के भी गैस का वैल्यू दे रखा है, अमोनिया की दे रखा है, मीथेन का दे रखा है गैस का वैल्यू। तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। आपको पता होगा कि वंडर वॉल गैस कांस्टेंट जो ए होता है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मोलिक्यूल।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ए कांस्टेंट का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। गैसेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जितना ज्यादा ए का वैल्यू होता है उतना ज्यादा उसके बीच के जो बॉन्ड होता है, गैसेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा गैस होगा वो लिक्विड में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब साफ मालूम हो गया है, जिस गैसेस मॉलिक्यूल का ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर। गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और जैसे बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो गैसेस मॉलिक्यूल जो होगा वो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अमोनिया के अंदर जो है ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको मीथेन को देखने को मिलेंगे ए का वैल्यू सब, हाँ उसके बाद आपको N2 को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख सकते हैं लिक्विफिकेशन का ऑर्डर। तो अमोनिया का सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अमोनिया का सबसे ज्यादा वैल्यू आपको सेकंड में मैच कर रहा है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में क्या मेंशन कर रखा है, द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोब्रोमोटोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 लिक्विड अमोनिया इज आर। ऑर्थोब्रोमोटोलिन को सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनती है, फॉर्म होती है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में ऑर्थोटोलिन एंड सेकंड मेटाटोलिन एंड थर्ड में बोथ ऑर्थो एंड मेटाटोलिन एंड फोर्थ में टोलिन। तो इसकी हम सोल्यूशन की बात करेंगे, साथ साथ में आप कैसा इसको मैकेनिज्म प्रोसेस चलती है मैं आपको बताऊंगा। जैसा आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर का जो सोल्यूशन आप दे रखा है कि इसमें ऑर्थो क्लोरोटोलिन है और इसमें ब्रोमोटोलिन है। तो बात एक ही है, सिर्फ क्लोरो को रिप्लेस करके ब्रोमो में डाल दिया है, बात एक ही है। इसमें देख सकते हैं कि NaNH2 मतलब NaNH2 को हम लोग सोडामाइड बोलते हैं, एमाइड वाला ग्रुप है। तो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, और जो इंटरमीडिएट होती है वो बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म करती है। फिर उसके बाद आपको मेटा एंड ऑर्थो दोनों का मिक्सचर फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑर्थो एंड मेटाटोलिन का मिक्सचर फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 होने वाली है। मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म इसकी कैसे फॉलो होती है, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म, देख सकते हैं क्या इसका मैकेनिज्म है। तो जैसा आप देख सकते हैं ऑर्थोब्रोमोटोलिन का स्ट्रक्चर है और हम रिएक्ट कराए हैं हाँ सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया में। तो जैसे हम NaNH2 सोडामाइड को बोलते हैं, NaNH2 होता है उसके अंदर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन जो लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब जैसे न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन के बाद आपको यहाँ पर H मेंशन कर रखा है, यहाँ से H प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट करता है तो इस वाला कार्बन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है, और नेगेटिव चार्ज जैसे शो करता है तो ये शिफ्ट अगला वाला पोजीशन पे होता है। जैसे शिफ्ट होता है तो ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप निकल करके फाइनली हमको एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करती है, जो इंटरमीडिएट बेंजाइन फॉर्मेशन होती है। जैसे बेंजाइन फॉर्मेशन होती है इसमें 2 प्रोसेस होती है बॉन्ड ब्रेकिंग का, एक अप साइड एक डाउन साइड। जैसे हम अप साइड ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव शो करेगा और नीचे वाला पॉजिटिव शो करेगा, और जैसे हम डाउन साइड ब्रेक करेंगे तो हाँ नीचे वाला नेगेटिव शो करेगा और ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव शो करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो लिक्विड अमोनिया होती है उस पर NH3 पे एक लोन पेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और ये काम करता है किस चीज का, तब लेविस बेसिक का वर्क करती है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पे जाती है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो तो उस पे जाके शिफ्ट हो। जैसे आप देख सकते हैं इस पे शिफ्ट हो रही है, जैसे शिफ्ट होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं NH3 है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपना बॉन्ड अपनी ओर खींच लेता है, H+ को छोड़ देता है। जैसे H+ को छोड़ता है यहाँ से नेगेटिव चार्ज H+ को अपनी ओर खींच लेता है। तो फाइनली हमारा मेटाटोलिन का फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट होती है, और साथ में आप देख सकते हैं दूसरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑर्थोटोलिन का फॉर्मेशन होता है। मैं छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ आखिर 2 प्रोडक्ट क्यों बनी, इसमें मेजर माइनर भी बनती है पर इसमें क्यों बनी। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट के अंदर में तो ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी अच्छी शो करती है। जैसे आप देख सकते हैं ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी शो करेगी, जिसकी वजह से ये अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें क्या प्रोडक्ट में खासियत है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें ऑर्थो पर पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बट इसके ऊपर आपको CH3 ग्रुप लगा रखा है, और CH3 ग्रुप जो होता है वो वर्क करता है +I का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो आप कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करता है, उसको स्टेबल करता है, जिसकी वजह से ये भी प्रोडक्ट
इक्वली फॉर्म होती है, दोनों का ऑर्थो एंड मेटा का दोनों का मिक्सचर फॉर्म करती है। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होता है फिफ्थ का करेक्ट, वो थर्ड आपका आंसर करेक्ट होगी। अब हम 6 नंबर की बात करें। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, लूसेंट रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लूसेंट रीअरेंजमेंट के अंदर में कौन सी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का यूज करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन में है एमाइड टू आइसोसाइनेट, सेकंड ऑप्शन में है एक्टिवेटेड हाइड्रोक्सीमेट टू आइसोसाइनेट, एंड थर्ड में है एसिड एजाइड टू आइसोसाइनेट, एंड फोर्थ में है आइसोसाइनेट टू एमाइड। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और आंसर मालूम करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि लूसेंट रीअरेंजमेंट का जो रिएक्शन होती है, तो जैसा आप देख सकते हैं ये लूसेंट रीअरेंजमेंट का रिएक्शन का पार्ट है कि हाइड्रोएक्जेमिक एसिड को बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो हमारा इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है, मतलब एमाइन का फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको यहाँ से भी देख करके आपको आंसर मालूम चल जाएगा और चल गई होगी कि इसके अंदर है कि हाइड्रोक्सोमिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होती है जो इंटरमीडिएट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है। फर्स्ट में तो एमाइड आइसोसाइनेट है, सेकंड में आपको हाइड्रोक्सीमेट आइसोसाइनेट था, आपको सेकंड आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करें, लूसेंट रीअरेंजमेंट और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन रीअरेंजमेंट या कर्टियस रीअरेंजमेंट या क्लेजन रीअरेंजमेंट, तीनों जो होता है ये तीनों एक ही रिएक्शन और एक ही मैकेनिज्म का फॉलो करती है। जैसा आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिमिक एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में OH माइनस जो है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं OH माइनस जो है प्रोटॉन को अपस्टेट किया, जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट किया नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा, जैसे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा OH जो होता है एक लिविंग ग्रुप का वर्क करती है, OH अपना लिविंग ग्रुप निकल जाती है और उस पर नाइट्रोजन पर वर्क करता है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्काइल जो है वो माइग्रेट करता है नाइट्रोजन पे, जैसे आप देख सकते हैं अल्काइल जो है माइग्रेट कर दिया नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन का अपना लोन पर कार्बन के बॉन्ड पे शिफ्ट कर गया। जैसे शिफ्ट करने का फाइनली हमारा अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है OH और H की, और हाइड्रोलाइसिस भी होता है वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो उसके बाद हमारा प्राइमरी एमीन बनती है और CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस जो होता है तीन रिएक्शन है, सेमी प्रोसेस होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिलती है और आपको कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी मिलती है और क्लेजन रीअरेंजमेंट में भी मिलती है। तो आपको सब में सेम देखने को मिलेगा और सभी में आपको प्राइमरी एमीन देखने को मिलेगी। हाँ, तो इस हिसाब से आपको 6 नंबर का जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो आपको सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्सीमेट टू आइसोसाइनेट। 7th नंबर की बात करें तो 7th नंबर में क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग से हमें बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन आपकी गलत बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यूटिलाइज्ड हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, सेकंड बता रहा है कि रिएक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड ए मेटल आयन विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स, थर्ड ऑप्शन में बता रहा है एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फोर्थ ऑप्शन में बता रहा है सपोर्ट टू कंप्यूट लैटिस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर D6 D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड VBT के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन आपकी गलत है और कौन सी ऑप्शन सही है। तो एक ही ऑप्शन गलत होगी, आपको इसमें देखना है। तो हम मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है मुझे सही लग रहा है, मतलब सही मतलब क्वेश्चन के साथ सही नहीं, मतलब VBT के अनुसार ये सही लग रहा है कि ऐसा होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो सेकंड भी आपका करेक्ट है क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती थी, ये भी करेक्ट है। बट 1 और 4 में कंफ्यूजन है कि ये दोनों रॉन्ग है क्या। अगर ये दोनों रॉन्ग होगी तो आपका आंसर ये 1 या 4 में से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं मालूम चल रहा है, बट अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड, कि एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट और उसके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब के बारे में हमें बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। इस ऑप्शन के देखते हुए इसमें ऑप्शन जो दे रखा है इस ऑप्शन में शायद जिस ऑप्शन में मैच करता हो, जिस ऑप्शन में मैच करता हो एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको जैसे देख सकते हैं कॉर्टिन हैमेट प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं हैमोन्स पोस्टुलेट, थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं हैमेट इक्वेशन और फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं टैफ्ट इक्वेशन। तो हम पारी पारी से हम सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका आंसर ये सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल का, तो जैसे आप देख सकते हैं कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल में क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल स्टेट दैट इन ए केमिकल रिएक्शन इफ ए प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम वन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड अनदर प्रोडक्ट इज फॉर्म
from another conformational isomer which are rapidly inconvertible, then the product composition is not slowly depend on the relativity proportion of the conformational। क्योंकि इसमें जो है ना कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से ही आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर का प्रोडक्ट बनाया जाता है कुर्टिन हैमेट प्रिंसिपल के अंदर। हाँ, ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करें हैमंड्स पोस्टुलेट का, तो हैमंड पोस्टुलेट में क्या मेंशन कर रखा है, हैमंड पोस्टुलेट स्टेट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्शन रिजेंबल आइदर द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसकी जो एनर्जी की पोस्टुलेट करते हैं, उसकी जो एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यही हमारा हैमंड पोस्टुलेट होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है, एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट और उसके स्ट्रक्चर का जो उसके बीच जो रिलेशन होता है हैमंड पोस्टुलेट का ही होता है। तो इसमें भी वही बात कह रखा है, तो इसका उस हिसाब से ये सेकंड आपका 8 का आंसर जो होगा वो सेकंड ही होगा। हाँ, 9th में क्या क्वेश्चन है, पिक आउट ए करेक्ट मॉलिक्यूल दैट हैज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बताना है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव के बारे में, जो लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है उसका ऑप्शन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता क्या है, कि जब तक आपको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता होगा तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इजिली क्वेश्चन को आप टिक मार के चले जाएंगे। कि जिसको नहीं पता है मैं उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर थोड़ा कर दूं। द लोन पेयर, जैसा आप देख सकते हैं, द लोन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज। वैसे कंपाउंड का जो लोन पेयर जो उसके स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे उसका स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हमारा स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो जाता है। जो पार्टिसिपेट लोन पेयर करता है स्ट्रक्चर में वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है, जो नहीं करता है वो इनएक्टिव होता है। जैसा आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव का। हाँ, SBBr6 3- TeCl6 2- TeBr6 2-, ये सब जो होते हैं वो आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होते हैं। और साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं तो आपको CH3 H2S और ACCl6 2- ये सब जो होते हैं वो आपको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आप प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिए, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 1-2 ऑप्शन को आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ उस एग्जाम्पल को आप माइंड में रखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रक्चर को ओपन करके कि हर कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर में आपको बना दूंगा कौन सा लोन पर पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं 9 का फर्स्ट में ClF3 है, तो ClF3 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें 2 लोन पेयर हैं और 3 फ्लोरीन है और सेंटर एटम जो है क्लोरीन है। तो इसका स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं और इसकी एस्टेरिक नंबर निकालूं मैं आपको, 3 जो है आपका बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब 5 sp3d है। तो sp3d के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होगा आपको TVP बनेगी और शेप जो बनने वाला है वो T शेप आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं T शेप आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका जो लोन पेयर है ये आपका स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके वजह से हम क्या बता रहे हैं, TVP स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करें SF4 का, तो SF4 का आप देख सकते हैं SF4 के अंदर सल्फर सेंट्रल मेटल एटम है, 4 फ्लोरीन इससे कोऑर्डिनेट है, 1 लोन पेयर है। तो ये आप इसका स्टेरिक नंबर निकाले 4 और 1 5, मतलब ये भी आपको TVP स्ट्रक्चर में आते हैं। और शेप की बात करें तो शेप सीसो शेप में आते हैं। तो ये भी इसका लोन पेयर जो है आपको लोन पेयर जो है वो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद आते हैं आपको TeF5- के अंदर, तो TeF5 के अंदर देख सकते हैं टेलुरियम जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस होता है 7 इलेक्ट्रॉन और 5 फ्लोरीन कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 1 लोन पे बचेंगे। तो उस हिसाब से देख सकते हैं, तो अब 5 और 1 6 मतलब कितने हो गए स्टेरिक नंबर। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चर शो करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड शेप होता है और इसका लोन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। हाँ, इसके बाद हम आपको लास्ट बता दूं ACCl6 2- का, तो ACCl6 2- जो होते हैं वो सेलेनियम होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और इसके अंदर ये भी ऑक्सीजन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इसमें 6 क्लोरीन प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जो लोन पेयर आपको मेंशन कर रखा है ये लोन पेयर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रही है, ये स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन जो 9th का ऑप्शन होगा वो आपका 4th ऑप्शन जो होगा आपको करेक्ट होगा, ये आपको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव शो कर रहा है। 10th नंबर की क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ मेसो 2,3 ब्यूटेन डाइओल, जो आपको नीचे दे रखा है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में है मेसो
2,3 ब्यूटेन डाइओल का। चलिए मैं आपको सोल्यूशन की तरफ बताता हूँ क्या इसकी है सॉल्यूशन। मीसो 2,3 ब्यूटेन डाइओल का आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं मेसो के बारे में। मेसो क्या होता है? मेसो जो होता है जिसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ये चीज को आपको याद रखना है। मेसो कंपाउंड को पहचानने के लिए आपका कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे मेसो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। तो मेसो 2,3 ब्यूटेन डाइओल को नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिए। तो एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। आपको 2 और 3 पे OH लगाना है। 2 पे और 3 पे हम OH लगा दिए। OH भी लगाएंगे जो सेम साइड ही OH लगाएंगे ताकि हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करे। तो इस हिसाब से मैंने इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैंने रोटेट किया तो ये ऊपर जो CH3 पार्ट है यहाँ CH3 आ गया, ये जो CH3 पार्ट है ये CH3 आ गया, ये OH जो है आपका राइट साइड में आपको आ गया। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें हम प्लेन डालेंगे तो प्लेन जैसे डालेंगे तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। तो इससे मतलब इससे जाहिर हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर POS प्रेजेंट है और ये एक मेसो कंपाउंड है। तो मैंने सही बनाया स्ट्रक्चर। अब इसी हिसाब से मैं इसका न्यूमन प्रोजेक्शन में बनाऊंगा कि न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनने वाली है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको सर्कल बनाना होगा। जैसे आप सर्कल बनाना होगा पहले, जैसे आप सर्कल बनाइएगा तो इसमें एक पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट से आप इस तरह से ट्रायंगल बनाना होगा। इसे ट्रायंगल बनाइएगा तो आप जैसे देख सकते हैं तो ट्रायंगल पॉइंट वाला पार्ट्स है ना, तो पॉइंट वाला आपका फर्स्ट कार्बन है और जो आपका सर्कल है वो आपका सेकंड कार्बन है। ठीक है, तो पॉइंट वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन, तो उसके ऊपर आपको CH3 लगा, इसके ऊपर CH3 लगाना है। इसके राइट साइड OH लगाना है, इसके राइट साइड OH लगाना है। इसके लेफ्ट साइड H लगाना है, इसके लेफ्ट साइड H लगाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सेम साइड जैसे लगा हुआ तो उसे मैं लगा दिया। अब सेकंड कार्बन की हम बात करें तो सेकंड कार्बन वाला सर्कल आपका है, तो सर्कल जो है नीचे CH3 है तो आपका नीचे CH3 है। ठीक है, ये आपका OH राइट साइड है तो OH जो इसका होगा वो लेफ्ट साइड होगा। जैसे जस्ट उल्टा हो तो OH इसका आप लेफ्ट साइड है, जैसे आप देख सकते हैं। H आपका लेफ्ट साइड है तो इधर H आपका राइट साइड होगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूमन प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड कार्बन को रोटेट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने रोटेट कर रखा है। CH3 को यहाँ भेजा है, OH को यहाँ भेजा है और H को यहाँ भेजा है। जैसे हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पर CH3 आती है, यहाँ पर OH आती है, यहाँ पर H आती है। फिर उसके बाद हम रोटेट करेंगे पुनः उसी पोजीशन में आने के लिए। तो फिर यहाँ रोटेट किया मैंने, यहाँ रोटेट किया मैंने, यहाँ रोटेट किया तो H जो था यहाँ चला गया। तो H देख सकते हैं यहाँ चला गया और जो CH3 था वो आपको यहाँ आ गया और जो OH था आपको यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक कंपाउंड देखने को मिली। फिर उसके बाद फिर हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद आपको जो ये OH है ये आपको H यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी। फिर आपको H है जो यहाँ देखने को मिलेगी और आपको जो CH3 है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप न्यूमन प्रोजेक्शन बना सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों एक बन गया है कि वापस हम पुनः उसी पोजीशन में लेके आ गए हैं। तो दोनों कंपाउंड सेम है आपका। तो पहले हम फर्स्ट से देख सकते हैं कि कौन ऑप्शन हमको मैच कर रहा है मीसो कंपाउंड के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड CH3 है देखने को मिल रहे हैं और OH अपोजिट साइड सेम देखने को मिल रहे हैं और H अपोजिट साइड सेम देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस कंपाउंड को देख लीजिए तो इस तरह से आप ऑप्शन मिला लीजिए कहाँ आपको मिथाइल अपोजिट साइड है। जैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है मिथाइल अपोजिट साइड, इसमें भी देखने को मिल रहा है मिथाइल अपोजिट साइड, इसमें भी देखने को मिल रहा है मिथाइल अपोजिट साइड। तो कौन इसमें सही है? तो इसमें देख सकते हैं मिथाइल अपोजिट साइड है, H भी सेम अपोजिट साइड है, OH भी सेम अपोजिट साइड है P के अंदर। तो ये P हमको सही लग रहा है। ठीक है, क्यों की बात करें तो क्यों में आप देख सकते हैं मिथाइल आपको तो सेम लग रहा है बट OH आपका अपोजिट है, जबकि H सेम साइड, हाँ H अपोजिट साइड में होना चाहिए बट अपोजिट साइड में OH है तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये नहीं, क्यों नहीं होगा? P चांसेस है, P होने की चांसेस है। R में देख सकते हैं तो R में भी मिथाइल सेम साइड है, OH भी सेम साइड है, H भी सेम साइड है, R भी होने की चांसेस है। S की बात करें तो S में देख सकते हैं मिथाइल OH सेम साइड है, तो ऑप्शन ऐसा है मिथाइल OH। तो जैसा आप इसको देख सकते हैं मिथाइल OH सेम साइड है बट OH सेम साइड है और मिथाइल H सेम साइड है नेक्स्ट वाला। तो इसमें देख सकते हैं मिथाइल OH तो है ही है बट मिथाइल OH एक और है और H साइड में, मतलब 2 मिथाइल OH साइड में है। तो यहाँ पर एक मिथाइल OH है और एक मिथाइल H में है, वहाँ एक मिथाइल OH में था बट यहाँ मिथाइल जो है H में है। तो ये आपका एस बी ऑप्शन जो होगा वो नहीं होने वाला है। तो आपको ऑप्शन जो मैच कर रहा है उस हिसाब से पी और आर आपको मैच कर रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर जो होगा वो सेकंड आपको आंसर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्या इसका ऑप्शन सही है या गलत है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आपकी क्या राय है प्लीज़, अगर कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम उसको फिर से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा। यूसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएससी केमिस्ट्री 2021 का जो क्वेश्चन आई थी मैं
अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, अच्छा खासा कवर कर दूंगा। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी या फिर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और सपोर्टिव लगी होगी तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।